नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से कल भाजपा ने एक सुझाव पेटी जो उसको लॉन्च किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर नुक्कड़, हर शहर, हर गली मोहल्ले में जाएंगे और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए सुझाव मांगेंगे। ये जो सुझाव है सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास जाएंगे। हमारे साथ एनसी के तेजतर्रार नेता हैं और एक्स एमएलसी शेख बशीर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो सुझाव पेटी लॉन्च की गई है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संधू साहब। और शेख साहब, ये जो सुझाव पेटी है और उसमें कहा गया कि भारत को विकसित भारत बनाना 2047 में, उसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए किस तरह से बनाया जाए, और ये सीधे सुझाव जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचेंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहली चीज़ यह है कि इलेक्शन 2024 अब अगले महीने में शुरू होंगे और इनको याद आया कि लोगों से सुझाव मांगे जाएं और सुझाव बक्स लेके चल पड़े। ये 2014 में क्यों नहीं हुआ? ये 2019 में क्यों नहीं बक्स रखा इन्होंने? 2014 और 2019 में जो लोगों ने मैंडेट दिया इनको, वो दिया कि अगर पहले कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी तो ये करेंगे। इन्होंने उस वक्त जो इशू को लोगों के सामने रखा कि जनाब महंगाई कम करेंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे, इसी तरह बहुत से इश्यूज थे जो बर्निंग इश्यूज थे, वो महंगाई थी और बेकारी थी। आज 2024 है और 10 साल हो गए हैं। आज लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये जो 10 साल इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं उसमें महंगाई की दर तो आसमान को छू रही है, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। और जो नौजवानों के साथ धोखा किया इन्होंने कहा था कि साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 20 करोड़ नौकरी आज होती, उसमें भी धोखा हो गया। तीसरा ये हो गया कि जो इकॉनमी हमारी है, उस इकॉनमी में ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ 2 फैमिलियाँ, 2 जो कंपनियां हैं वो बच गई हैं, जो इस वक्त दुनिया के टॉप पे हैं, वो हैं अडानी और अंबानी। तो इसलिए अब इनको लगा कि उसका जवाब इनके पास नहीं है, तो इन्होंने विकसित भारत के डब्बे की तरफ चल पड़े हैं। क्योंकि इनका जो काम करने का स्टाइल है 2010 से लेके आज तक, वो डिक्टेटरशिप की तरह है। किसी को पूछना नहीं है। तो आज इनको लगा है कि आप लोगों से पूछो, तो अब क्या लोग बता देंगे? आज तो लोग हिसाब मांग रहे हैं। शेख साहब, वो तो कहते हैं कि भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और ये बड़ी गर्व की बात है। पहली बात यह है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो फाइनेंस के हेर फेर में लोगों को डालते हैं। आम आदमी का इन फाइनेंस के हेर फेर इसके कोई तलक नहीं है। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली दफ़ा 2014 से लेकर 2024 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3,70,000 करोड़ रुपया जो कभी नहीं निकला था, निकाला गया। लोगों ने सोचा चलो ये पैसा निकला है, हो सकता है हमारी भलाई होगी। किसान मर रहे हैं, किसानों को 700 किसानों को मार के उन्होंने वो 3 बिल वापस ले लिए। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। इसी तरह इन्होंने बहुत से फैसले लिए जहां लोगों को नहीं, बल्कि अपने एमएलए तक को नहीं पूछा। ये बीजेपी के अंदर भी जो लोग हैं उनकी भी शिकायत है कि उनको भी कोई नहीं पूछता। अब इन्होंने सोचा कि जो ये कमजोरी है, इस कमजोरी को खत्म करने के लिए अब जी विकसित भारत के लिए आप सुझाव दे दो, मोदी जी को वो करेगा। ये फेलियर है, इसलिए इनको ये आपको लगता है कि ये जो है अचानक ये किसी तरीके से लोग जो है लुभाए जाएं, तो इस तरह के जो है जो प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं बीजेपी? लुभाए नहीं, लुभाना बात एक बात है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला मसला है। एक तो हो गया ना ये कि वो समझते हैं लोगों को ये बेवकूफ़ हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग इस वक्त हिसाब किताब लगा रहे हैं। एक तो मैंने कहा कि एक इकॉनमी, जिस तरह आपने कहा कि हमारा जी 5वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। हर एक आदमी देखता है कि महंगाई को कम करने के लिए क्या इस गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया है, क्या बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए इन्होंने कोई ऐसे एवेन्यूज़ खोले हैं। बल्कि इन 10 वर्षों में ये देखा गया, और जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं कहूँगा, अगर रिटायर होता है तो उसकी जगह कोई नहीं आता, अगर कोई गुजर जाता है उसकी जगह कोई नहीं आता, पेंशनर को पेंशन नहीं मिलती है, जीपी फंड का पैसा नहीं निकल रहा है। तो इसलिए सूरत एक तरफ ये है। दूसरी तरफ सूरत ये है
कि टैक्स के बोझ के तले सारी जो ये है आबादी है वो फंसी हुई है। दूध पे भी टैक्स है, पहले जहाँ टैक्स नहीं था उस पर भी टैक्स, बिजली के किरायों के ऊपर इजाफा हुआ है, वन साइडेड, किसी को नहीं पूछा। अब इनको लग रहा है कि लोगों का जो ये चुप है, लोग जो चुप हैं, ये चुप जो है ये दिखा रहा है कि ये तूफान से आने वाला कोई पेशखेमा है। तूफान के आने से पहले जो चुप होती है उसी तरह का है। शेख साहब, इन्होंने कहा है कि हमने लोगों को स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, 5-5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य सेवा का वो दिया है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली चीज़ ये है कि मैं कल भी एक जगह पे इसी बहस में था, वो कहते हैं कि जनाब बिलो पॉवर्टी लाइन की जो दर है वो बहुत कम है, बहुत कम हो गए हैं लोग। जी। एक तरफ से गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो बहुत कम हो गए, वो ये नहीं बताते कितने हैं, कहते कम हो गए, परसेंटेज। अब परसेंटेज में तो नहीं जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कहते हैं कि हमने जी 80,000 करोड़ों को लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं मुफ्त राशन। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ से वो दावा है, दूसरी तरफ से यह है कि जी बिलो पॉवर्टी लाइन कम है। इनकी बातों में कोई तालमेल नहीं है। तो इसलिए ये अपने जो गुनाह हैं उनको छुपाने के लिए कभी इधर कभी इधर। अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो यूपीए के ज़माने में कुछ स्कीमें थी, मनरेगा था, नरेगा था, और भी बहुत सी स्कीमें थी जिनका नाम बदल के एक स्कीम थी उस ज़माने में इंदिरा आवास था, इन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम बना दिया। बिल्कुल स्कीम वही है, थोड़ा सा पैसा उसका बढ़ा दिया। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जी मैं उनको ये जो है क्या नाम है आयुष्मान कार्ड हैं, वो हैं कार्ड बहुत से लोगों ने लिए, लेकिन वो जिस वक्त अस्पताल में जाते हैं वो कहते हैं ये वैलिड ही नहीं, हम तो लेते नहीं है। गवर्नमेंट अस्पताल में अगर वो कार्ड लगता है तो उधर डॉक्टर नहीं है। और आप देखेंगे इस वक्त के हर एक आदमी को ये यकीन ही नहीं है कि गवर्नमेंट के अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, वो प्राइवेट अस्पताल में दौड़ता है। अच्छा शेख साहब, एक और बड़ी बात है कि उनका कहना है कि बहुत सारे नेता जो हैं, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके नेता, खासकर आपके एनसी की बात करें, जो हाजी मोहम्मद जो है बजालता का, उसने बहुत सारे समर्थकों के साथ ज्वाइन कर लिया कि हमें भाजपा की नीतियां बहुत पसंद आई। इसी तरह से एक सैयद बुखारी जो है, उन्होंने समर्थकों के साथ जो है जोरी से हैं, उन्होंने ये शामिल हो गए बीजेपी में। तो क्या लगता है कि बीजेपी का इतना कद हो गया, लोग दूसरी पार्टियां छोड़ कर उसमें जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये जो आपने नाम लिए हैं, मैं नामों की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि पहली दफ़ा हो रहा है कि अगर कोई साथी हमारे साथ है वो ठीक नहीं है, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ठीक नहीं है, उसको ईडी के ज़रिए तंग किया जाता है, सीबीआई के ज़रिए तंग किया रहा है और कुछ अदारों के साथ, लेकिन जिस दिन वो उनके साथ चले जाता है उसको एक नया किस्म का वॉशिंग पाउडर मिला है। उसके बाद आपका बहुत बड़ा आरोप है जिस तरह से आप कर रहे हैं कि वो जो गए हैं उनको ईडी तंग करी थी, उनके पास पैसे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी जो है, बीजेपी ही नहीं और भी 2-3 पार्टियां जो है वो जान बचाओ पार्टियां हैं। क्या है? जान बचाओ। जब उनकी जान यहाँ तक आ जाती है वो कहते हैं चलो उधर ही चलते हैं, कोई बात नहीं, अपनी जान बचाओ। बाकी रहा सियासत में ये कोई नई बात नहीं है कि 2 इधर जाते हैं 2 इधर आते हैं, वो चलता है। आपने देखा होगा हाल ही में बीजेपी से एक सुरेंद्र चौधरी XMLC आया, हमारे साथ ज्वाइन कर गया। अब जब उनके पास था तब वो ठीक था, जब हमारे पास आया उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इधर उधर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इनके दौर में जो पहली दफ़ा इन 10 वर्षों में मैंने देखा कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने लोगों को दबाने के लिए जितना इस्तेमाल सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बशीर साहब, उनका ये भी कहना है कि गुज्जर बकरवालों के लिए हमने बहुत काम किया, पहाड़ी स्पीकिंग में लंबे समय से
आरक्षण की मांग करे, पुरानी सरकारें चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने उनके ऊपर कोई नहीं लिया। ये पहली सरकार है, उनको इंसाफ मिला, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। गुजर और बकरवाल, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं, गुजर और बकरवाल पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बाद बीजेपी की भी हुकूमत थी, और उसके बाद मिलीजुली हुकूमत भी थी। जब शेख साहब दोबारा 1975 में आए तो उन्होंने गुजर बकरवाल तबके की जब हालत देखी, वो एसटी नहीं दे सकते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड बनाया, उसके ज़रिए उनके स्कूल, उनके लिए जहाँ भी थोड़े बहुत वो रहते हैं स्कूल दे दिए, उनको मोबाइल स्कूल दे दिए, टीचर दे दिए, जिसकी वजह से वो तबका पढ़ लिख के आज उनमें से जजेस हैं, आज उसमें से इंजीनियर हैं, आज उसमें से बहुत से लोग काम करते हैं। वो रातों रात नहीं हुआ, वो तब स्कीमें चली, आज उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जो एसटी था, एसटी में मुझे नहीं मालूम था कि बीजेपी झगड़ा कराने में बड़ी मशहूर है। अब जिस दिन एसटी गुजर बकरवाल को दिया गया, उसी दिन अगर आप समझते थे तो उसी दिन पहाड़ियों को भी दे देते। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ियों के लिए जिस वक्त एसटी गुजर बकरवाल तबके को मिला, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, हमने उनको लिखा कि इनको भी दे दो। उन्होंने इनको लटकाया, इनको दोनों तबकों को आमने सामने खड़ा कर दिया लड़ाई कराने में, ये मशहूर हैं। मान के चलते हैं, अब उन्होंने दे दिया है। अब जब उन्होंने दे दिया है तो जो लोग समझते हैं उनको मालूम है, जो नहीं समझते हैं वो कोई इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। ये दुनिया को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर ये दावा गलत है कि जो ओबीसी है, ओबीसी पहाड़ियों को, आपको मैं बताऊं कि पहाड़ियों को उमर साहब ने बाज़ाब्ता उनके लिए बोर्ड बनाया, और बोर्ड बना के उसको बाज़ाब्ता उनका दिया, और उनको भी रिजर्वेशन दी थी अपने हिसाब के मुताबिक। लेकिन एसटी तो हम नहीं दे सकते थे, एसटी तो सेंटर ने देनी थी। अगर इन्होंने दी तो कोई कमाल नहीं किया, लेकिन इन्होंने देते वक्त इन दोनों तबकों को आमने सामने खड़ा कर दिया और लड़ा दिया। और बीजेपी का कमाल यह है पोलराइजेशन, बीजेपी का कमाल यह है कि रीजनलिज्म, कश्मीर वर्सेस जम्मू, डोडा वर्सेस जम्मू, पीर पंचाल वर्सेस जम्मू करते हैं। तो आज मैं समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं लोगों को कि इससे बाहर आना चाहिए। रिज़्क और इज्जत रब के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है, और ये सोच के आगे चलें और इनका मुकाबला करें। बशीर साहब, जिस तरह इंडिया गठबंधन हर जगह पे उन्होंने अलायंस हो गया, सीटों का मतलब कि शेयरिंग हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में भी दूसरे दौर की बात चल रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? किस तरह से ये है, सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा? क्योंकि आज ही उमर साहब का भी बयान आया, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, ऐसा है कि सीटों के बंटवारे में शायद आपको याद होगा कि ज़्यादा फोकस वो है बीजेपी की जो 3 सीटें थी उनके ऊपर है। जम्मू कश्मीर में 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, 3 हमारे पास हैं। एक वहाँ जो ले की है, अब चूंकि इन्होंने इस रियासत को तोड़ के तो यूटी बनाया है। बिल्कुल। और हमारे बीजेपी के भाइयों को ये शर्म भी नहीं आती है कि जब वो जम्मू यूटी कहते हैं। यूटी किसी जगह आज तक किसी स्टेट को तोड़ के यूटी नहीं बनी है, लेकिन इन्होंने ये करके भी दिखाया। चलो अच्छी बात है, ये इनको मुबारक हो। अब चूंकि जो सीटों की जब ये इंडिया ब्लॉक बना तो उसमें फारूक साहब पेश हैं। बिल्कुल। और जाहिर है कि जब पेश हैं तो बहुत से इश्यूज जहाँ थोड़े, हम तो रीजनल पार्टी हैं, वो नेशनल पार्टी है, तो रीजनल और नेशनल पार्टी आपस में मशवरे से फैसला करेंगे कि जनाब हमने क्या करना है। और अभी तो इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ। मुझे संधू साहब ये भी डर है कि हो सकता है ये लास्ट पे, अभी 12 को आ रहा है इलेक्शन कमीशन यहाँ, तो लास्ट पे ये ना कहें कि जनाब पार्लियामेंट के चुनाव भी हम बाद में करेंगे, असेंबली के नहीं। मुझे ये डर है, जब तक हमारे इलेक्शन अनाउंस नहीं हो गए अभी हम गैसिंग करते रहेंगे होने भी है कि नहीं होने, क्योंकि इनका स्टाइल ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि लोगों से ये जो कह रहे हैं ना, आप ये ढकोसला इन्होंने बनाया कि जनाब ये विकसित भारत के लिए मशवरे दे दो, कौन किससे मशवरा मांगता है? ये इसमें मशहूर हैं मनमानी में, और इन्हीं मनमानी में इस चंडीगढ़ वाला जो वाकया हुआ था, देखिए चंडीगढ़ के वाकया ने, महाराष्ट्र के वाकया ने, गोवा के वाकया ने, इसी तरह और स्टेटों के वाकया ने तो इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए कि यहाँ डेमोक्रेसी बचती भी है कि नहीं बचती है। वक्त ऐसा आया है कि नौजवान आज सोचता है कि मैं अगर वोट देता हूँ तो क्या मेरे वोट की कल कदर होती भी है कि नहीं होती? कि वोट उसको जो उसकी चाहने वाली कैंडिडेट उसको गया भी है कि नहीं। मैं आज की डेट पे ये कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी खतरे में,
और डेमोक्रेसी के बचाने के लिए अगर बीजेपी वाकई ही समझती है कि डेमोक्रेसी में बचना चाहिए मुल्क, तो एक कानून पास करो कि जो आदमी इलेक्शन के बाद अपना पासा पलटना चाहता है वो पहले असेंबली से इस्तीफा दे और उस प्रोग्राम के तहत इलेक्शन नया खड़ा हो जाए, उसके बाद करे। अगर इनमें दम है तो वो करे, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि जिसको वो चुने, जिस वक्त वो चुना जाता है उसकी कीमत होती है 0, दूसरे दिन उसकी बोली लगती है। और बीजेपी इसमें माहिर हो गई है। बीजेपी पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से ये दावे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से कि इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होगा उनके मैनिफेस्टो में है कि हम 90 दिन के अंदर जो है इसको स्टेट को बहाल करेंगे। बहुत सारे वादे जो है लुभावने वादे किए हैं। ये भी 370 का जो एक प्रोपेगेंडा पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी किए जाएंगे। आपको लगता है कि इसका लाभ मिलेगा? जिस तरह से अभी फिल्म भी आई 370, तो इसका लाभ मिलेगा क्या? पहली चीज ये है कि ये इलेक्शन के बाद 90 दिन में क्यों करते हैं? ये इलेक्शन से पहले स्टेट क्यों नहीं बनाते? इसमें क्या प्रॉब्लम है इनको? इसमें क्या तकलीफ है बीजेपी को? और भरोसा कौन करता है? जिस वक्त 370 हटाया गया, दूसरे दिन पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि जल्दी चुनाव भी कराए जाएंगे। ये यार एक क्लियर नहीं हुआ, दर्शकों को बताइए। 370 अभी है या हट गया है, या उसकी एक क्लास हटाई गई है? मेरी बात यह कि 370 जो है, 370 तो है, लेकिन उसके अंदर जो क्लासेस थी जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होता था, उनको हटाया गया। पर 370 की ये क्यों दवाई देते हैं कि हटा दिया गया? एक मिनट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल इस तरह किया कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के तहत स्टेट सब्जेक्ट राइट था, उस स्टेट सब्जेक्ट राइट की वजह से नौकरी उनकी सेफ थी और जमीन उनकी सेफ थी। उसको हटा के इन्होंने सब कुछ सेल कर दिया। नहीं, मेरा सवाल था कि 370 अभी है, सिर्फ क्लास ही हटाई है ना? एक मिनट, 370 मौजूद है, लेकिन उसमें वो क्लासेस जो जम्मू कश्मीर के हित की थी वो हटा गई। तो ये प्रोपेगेंडा लाया जाके 370 हटा दिया गया। ये इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रियासतों में जहां 370 का कोई ताल्लुक नहीं है, वहां जाके कहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। और अब वो ये कहते हैं कि हम स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं। तो इसलिए लोगों को बाखबर रहना चाहिए। ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पूरे इलेक्शन सिस्टम को खत्म कर देंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।